ये जिनके रोचक समाचारों पर विशेष कुछ चर्चा करें। आज सुबह तूफान मोंजा तथा चक्रवात का प्रभाव रहा। ठंडी हवाएं चली और लगभग 1 घंटे तक वर्षा हुई। मौसम अभी भी खराब है। सूर्य के दर्शन 3-4 दिन से नहीं हो रहे हैं। स्थिति और बिगड़ती जा रही है। ठंड ने भी अब दस्तक ले ली है। जो भी हो, सब कुछ तरीके से सहन तो करना ही होगा। अब आइए, यहाँ पर कालिदास समारोह होने वाला। आज सुबह मंगल कलश यात्रा निकली। वर्षा हो रही थी, फिर भी निकली। और मज़ेदार बात ये रही कि मंगल कलश यात्रा में कोई आकर्षण नहीं रहा। नंबर 1, जो रंगोली बनाने वाले थे, पानी गिर रहा था, उसमें भी रंगोली का ठीक है डाली, आगे आगे रंगोली बना जा रहे थे, पीछे पीछे मंगल यात्रा आ रही थी। और मंगल यात्रा में भी कोई विशेष झांकी नहीं थी, कोई आकर्षण नहीं था। आदिवासियों का जो दल था वो जरूर शरीक था, और वो भी बेचारे क्या करें, वो तो अपनी कला का प्रदर्शन कर ही नहीं सके क्योंकि वर्षा जारी थी। चले, इतना होने के बाद भी एक सबसे बड़ी भूल ये हुई कि जन आमंत्रण वाला पर्चा भी जनता को नहीं बांटा गया। अरे क्यों नहीं बांटा गया? यानी आप चाहते ही नहीं कि कालिदास समारोह में जन भागीदारी रहे। बड़ी विचित्र बात है ये तो। ये कोई मैं परिकल्पना नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत में हुआ वही बता रहा हूँ। अरे कम से कम आप पर्चा तो बांट देते कालिदास समारोह के कार्यक्रम का, तो जनता को लगता कि नहीं नहीं, ये कालिदास समारोह हुआ। खैर ठीक है, जो ये मंगल कलश यात्रा है ना, अमंगल कलश यात्रा हो गई। प्रकृति ने भी कहर बरपाया और जनता ने भी कहर बरपाया। जनता तो स्पष्ट बोली कि क्या ये स्वरूप है। अगर जनता के कुछ लोगों ने मंगल कलश यात्रा देखी नहीं, वो बोले कि कालिदास समारोह इतना स्तरहीन हो गया है कि कोई देखने कोई जाना ही नहीं पसंद करता। ठीक है भैया, जो भी हो रहा है ना, तो अब ये काली आंधी का तूफान है ना, तो उसमें ये कालिदास समारोह भी काला कालिदास समारोह हो गया। तो ये मंगल कलश यात्रा का जो स्वरूप था ना, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आज यहाँ का स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेसियों ने मनाई, परंतु यहाँ पर भी कांग्रेसी एकजुट नहीं हुए। तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी कांग्रेस के 2 गुटों ने मनाई। एक गुट ने पहले मनाई और शहर कांग्रेस की ओर से दूसरे गुट ने जाके मनाई। तब ये कांग्रेस की स्थिति बड़ी विचित्र ही यहाँ पर नजर आ रही है। अब आपको कल है ना, देव प्रबोधनी 11 होगी, एकादशी होगी, और 2 को भी एकादशी रहेगी। गोपाल मंदिर में कल तुलसी विवाह होगा और अन्यत्र जगह 2 तारीख को, 2 नवंबर को होगा तो तुलसी विवाह। ठीक है, होना है। देव प्रबोधनी एकादशी मनना तो है, अब मनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। छोटी दीपावली के रूप में देव प्रबोधनी एकादशी मनाई जाती है। मनाएंगे लोग, घर घरों में तुलसी विवाह का कार्यक्रम होंगे, सब कुछ होगा। अब यहाँ पर जो देव उठनी 11 पर सामूहिक विवाह होते थे, इस बार उनकी झलक नजर नहीं आ रही। और कुछ जो बाल विवाहों पर भी निगरानी रखने के लिए एक समिति गठित कर दी गई है। वो देखेगी कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे कैसे क्या क्या होता है। चलिए ठीक है, अब जो भी है ना, मना लेंगे। अब यहाँ पर एक प्रसिद्ध हरिहर मिलन समारोह होता है, वो इस बार 3 नवंबर को होगा। रात्रि को महाकाल की सवारी गोपाल जी की वहाँ आएगी और गोपाल जी उनका स्वागत करेंगे। और साल में सिर्फ एक ही बार ऐसा होता है कि गोपाल जी को बिल्व पत्र की माला महाकाल चढ़ाते हैं और महाकाल को तुलसी की और उसकी माला
द्वारकाधीश चढ़ाते हैं। ये भी अपने आप में अनूठा से हो गया। मगर इस जो हरियर मिलन समारोह को इन फटाकेबाज और हिंगेट बाजों ने बहुत बदनाम कर दिया। तो पुलिस इस बार सतर्क है, हर बार सतर्क रहती है, परंतु पुलिस व्यवस्था फेल हो जाती है। और इस बार भी पुलिस ने सतर्कता का ऐलान तो किया है। और जो पूरी सवारी मार्ग पर है ना, 20 से 25 गलियां हैं जहाँ पर से फटाकेबाज और हिंगोटबाज उत्पात मचाते हैं और फटाके छोड़कर गलियों में भाग जाते हैं। तो इस बार पुलिस ने ऐसी योजना बनाई है कि ये जितनी भी गलियां हैं ना, सब वहाँ पर पुलिस फोर्स लगाया जाए, ताकि जो ये फटाकेबाज और हिंगोटबाज है ना, उत्पात नहीं मचा सके। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है 3 को, अब ये तो पता चलेगा। अब एक चौथा महत्वपूर्ण रोचक समाचार हुआ कि नगर सरकार का सम्मेलन सफल हुआ। हंगामे हुए, खूब वो हुआ, कुछ प्रस्ताव पारित हुए, कुछ नहीं हुए और हंगामा होता रहा। सबसे बड़ी बात है कि जो जर्जर ग्रैंड होटल, ये होटल का ग्रैंड होटल जर्जर नहीं है, किंतु फिर भी उसको जर्जर मानकर वह पर्यटन निगम को सौंप दी गई। उसके लिए भी कुछ शर्तें लगाई गई। विपक्ष ने विरोध किया था, किंतु उनका विरोध कोई मान्य नहीं हुआ और सत्ता पक्ष ने प्रस्ताव पारित कर दिया। एक दूसरा प्रस्ताव जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जल आवर्धन का ठेका देने का, वो 627 करोड़ का ठेका था और उसको 21.5% आन पे ठेका दिया जाना था हैदराबाद की कंपनी को। उसका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि जो योजना 623 करोड़ की थी वो 821 करोड़ की हो गई। तो इस पर तो सवाल उठना जरूरी है ना। मामला करोड़ों का है, परंतु तो यहाँ कौन कमीशन खाएगा, कौन क्या करेगा, ये भी सारा मामला अति रोचक है। तो ये प्रस्ताव लटक गया, पारित नहीं होने पाया। ठीक है, जो भी हुआ है ना, अब ये होगा ही सवाई। अब एक बात आते हैं हम यहाँ मंडी में, तेल की मांग कम होती जा रही है, जिसका प्रभाव सोयाबीन के भावों पर पड़ रहा है। पर यहाँ मंडी में भी एक बड़ा नाटक हो रहा था। किसानों की ट्रालियाँ लगी हुई है, उस पर वाटर प्रूफ बोर्ड रखा हुआ है। बेचारे 3-4 दिन से किसान परेशान हो रहे हैं कि उनकी ये फसल खरीद ली जाएगी, परंतु व्यापारी नाम मात्र की खरीदी कर रहे और किसान वहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि भाव में भी बड़ा अंतर पड़ रहा है। अब सोयाबीन का भाव है ना, यह भावांतर योजना का भी है, तो किसानों को व्यापारी बड़ी तरीके से शोषण कर रहे हैं। कुछ व्यापारी है ना 3500, 3300, 3000 तक क्विंटल में सोयाबीन खरीदने के मूड में। अब देखते हैं क्या होता है। यह भावांतर योजना को भी फलिता तो लगेगा ही, इसमें कोई शंका नहीं। अब यहाँ पर किसानों के सामने एक और समस्या आ गई है कि कुछ व्यापारी हैं जो कम भाव में फसल खरीदते हैं, तो वो नकद भुगतान शाम को करने की बात करते हैं। किंतु कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो खरीद तो लेते हैं, किंतु वो नगद पेमेंट देने के लिए किसानों को 3-4 दिन का समय देते हैं। इससे भी किसानों में बड़ा आक्रोश फैला हुआ है। मामला बड़ा विचित्र है। और अब तो यहाँ पर यह स्थिति बनी है कि किसानों में आक्रोश, और किसान खुद कह रहे उत्पादन हमारा, फसल हमारी और भाव ये व्यापारी निर्धारित करें। इसका भी बड़ा विरोध हो रहा है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या परिणाम आता है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया है ना। किसानों का तो शोषण होना ही है, आप चाहे कुछ भी कर लो। अब यहाँ पर कालिदास समारोह का कल से शुभारंभ होगा। क्या क्या कार्यक्रम हो गए, जन भागीदारी तो नाम मात्र की रहने की है। और दूसरा जो ये तो तूफान और चक्रवात, मोंजा और चक्रवात का प्रभाव भी कालिदास समारोह पर पड़ेगा और निश्चित पड़ेगा। काली आंधी है ना, कालिदास समारोह को भी प्रभावित करेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। अब मामला और भी बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब देखते हैं कि उज्जैन में क्या क्या अजब खेल हो रहे हैं। छोटे पुलिया के तोड़ने का काम चालू कर दिया गया है और मार्ग बंद कर दिया गया। तो कार्तिक मेले में जाने वाले लोगों का वैकल्पिक मार्ग कौन सा होगा, इसका भी अभी निर्धारण होना बाकी है। खैर दानी गेट से
जो शमशान घाट बिलोटी पूरा होते हुए कार्तिक मेले में जा सकेंगे। और किंतु अब जैसे कार्तिक स्नान वाले हैं, ये हैं, इनका भी मार्ग है ना थोड़ा परिवर्तित होगा। जो कार्तिक स्नान करने वाली महिलाएं हैं ना, रानी गेट से रामानुज कोट होते हुए अब शिप्रा तट पर जाएगी, वहाँ पर स्नान हो सकेगा। ये भी एक बड़ा विचित्र मामला सामने आया है। अब देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार की क्या क्या व्यवस्थाएं होती है। और उज्जैन तो है ना बहुत ही बदनाम हो गया था। यहाँ पर कांड ही कांड हो रहे हैं। और यहाँ पर जो खूब जी भर के भ्रष्टाचार की रूपरेखा बनी हुई है। कमीशन बाज अपना शानदार कमीशन खाने के उसमें गए। मामला बड़ा विचित्र है, रोचक है। हमारी बिल्कुल खुफिया नज़र है, हमारी तीसरी आंख की नज़र है कि किस किस योजनाओं में कौन कौन कितना कितना कमीशन खाएगा, कितना भ्रष्टाचार करेगा। कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये सब बात उजागर है। मामला तो बड़ा गंभीर होता जा रहा है। आखिरकार उज्जैन को क्या होगा कुछ समझ भी नहीं आ रहा। किसान परेशान, जनता परेशान, शहर में बहुआयामी अराजकता और यहाँ सभी माफियाओं का खुला आतंक जारी है। कुछ को प्रशासन, पुलिस और कोई अंकुश करने को तैयार नहीं। अब जो ये कुछ जो चोरीकरण बेजा कुछ लोगों ने अपने मकान तोड़ दिए, कुछ ने नहीं तोड़े। और जब तक सारे मकान नहीं टूटे, जब तक गटरों का निर्माण कैसे होगा? ये भी एक बड़ी अहम समस्या है। तो अब नगर निगम को चाहिए कि जिन्होंने अपने मकान नहीं तोड़े मैंने उनके मकान तत्काल तोड़ दिए जाए और नाली का काम पूर्ण किया जाए। अरे सड़कें कब बनेगी कह नहीं सकते, और सीवरेज योजना को कब मोड़ दिया जाएगा यह भी कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर काम में कैसे तेजी आएगी, देखते हैं कब क्या होता है क्या नहीं होता। यह भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर जाम की स्थिति है। कौन से ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर जाम नहीं लगता? जाम लगता ही लगता है। तो प्रशासन को चाहिए कि जो हमारे शहर में 14-15 चौराहे जो व्यस्ततम चौराहे हैं ना, उन सभी चौराहों को 70 फीट वृत्त के बनाए ताकि यातायात में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो और जाम की स्थिति भी न हो। अब आइए, अब यहाँ पर आते हैं कि यातायात अराजकता चरम पर है। सड़कों पर वाहनों का अतिक्रमण है। और यहाँ पर जो स्थिति बनती है ना, क्या होता है, वाहन स्वामी पैदल यात्रियों को गालियाँ तक देते हैं, उन्हें ललकारते भी हैं। तो अब यहाँ पर यह स्थिति कैसे होगी? यानी अब जो पैदल यात्रियों का जो अधिकार सड़क पर चलने का है ना, वो भी समाप्त हो गया। हो सकता है कि प्रशासन और पुलिस ने हवाई मार्ग बना दिए हो कि उस पर पैदल यात्री यात्रा करें, मगर वह हवाई मार्ग कहाँ बने, तो कैसे बनेंगे, क्या होगा, इसका भी तो रूपरेखा प्रस्तुत करो। परंतु उसकी कोई रूपरेखा प्रस्तुत नहीं। अब एक अहम समस्या है, पुलिस और प्रशासन ने एकांगी मार्ग घोषित किए। जितने भी एकांगी मार्ग घोषित है ना, उनका सख्ती से पालन हो ही नहीं रहा। उदाहरण के स्वरूप आए 36 चौक से कंठाल तक का एकांगी मार्ग है, किंतु वहाँ भी पालन नहीं हो रहा है। सेंट्रल पार्किंग हो रहा है, सेंट्रल पार्किंग में ऑटो तक खड़े हो रहे हैं। व्यापारियों की दुकानों के आमने सामने भी वाहन खड़े होते हैं। तो पैदल यात्री चले कहाँ और कैसे चले, ये प्रशासन और पुलिस विभाग और यातायात पुलिस खुद देखे। अतिक्रमण की बहार है, हर तरफ अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। और शहर में तो कचरा संस्कृति है, कचरों के ढेर लगे रहते हैं, नालियों में कचरा ही कचरा हो रहा है, कोई सफाई करने को तैयार नहीं। लोग बीमार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर उपचार के नाम पर भी भारी लूट मची हुई है। अब क्या किया जाए, यहाँ पर कोई करना ही नहीं चाहता। प्रशासन, पुलिस और ये कुछ भी है ना, सुप्रबंधन और सुव्यवस्था करना ही नहीं चाहते। सब यथा स्थिति वादी हो गए हैं। ये उज्जैन के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मामला बड़ा गंभीर है। अब यहाँ पर धर्म के नाम पर क्या क्या नाटक हो रहा है, ये भी किसी से छिपे नहीं है। यहाँ पर
हर दिखावे का धर्म, दान और अनुष्ठानों के नाम पर किस प्रकार के शातिर खेल होते हैं, ये किसी से भी छिपे नहीं है। और यहाँ की धर्म पालिका की तो स्थिति बहुत ही खराब है। साधु संतों, उनके अखाड़ों, पूरे भगवाधारी, दुपट्टेधारी, शालधारी, ये भी किस प्रकार का आतंक मचाते हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अरे मंदिरों के सामने जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं, अहंकारी स्वर में आवाज़ लगाते हैं। उनकी इस कुकृत्य से ईश्वर भी नाराज हो जाते हैं। ये भी स्थिति है यहाँ पर उज्जैन में, जो यहाँ पर अंधी आस्था है। और आराधना स्थलों में भी क्या क्या नाटक हो रहे हैं, किस प्रकार के खेल होते हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। सब जगह बस धन की महिमा है कि जो भी भक्त आता है ना, उसको कैसे लूटना है, उसको कैसे जाल में फंसाना है, ये सारे काम हो रहे हैं। और शहर में की जनता बेहद परेशान है, महंगाई चरम पर है, मिलावट का दौर, मामला अति रोचक है। और अब यहाँ पर प्रशासन का बिल्कुल ही ध्यान नहीं है कि जले हुए तेल में कचौरी, समोसे, आलू वड़े और अन्य खाद्य पदार्थ बनाकर बेचे जा रहे हैं। कोई कभी आज तक एक भी प्रकरण नहीं बना। क्यों नहीं बना? ये जले हुए तेल के कारण कितने लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने से हार्ट अटैक होता ही है, परंतु यह प्रशासन इस बात पर भी ध्यान नहीं दे रहा। आखिरकार क्या करे? बहुआयामी अराजकता की गिरफ्त में उज्जैन शहर है। तो अब यहाँ पर जनता ने एक सुझाव दिया कि उज्जैन का भी नाम बदल दीजिए, इसका नाम अवंतिकापुरी छोड़ दीजिए, इसका नाम तो अराजकतापुरी, कांडपुरी और कमीशनपुरी रख दीजिए। ये हमारे उज्जैन की स्थिति है। ये उज्जैन के कड़वे समाचार हमने प्रस्तुत किए हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।